द डिबेट में आपका स्वागत है। जहां हम क्रिकेट के हर पहलू का सटीक और गहरा विश्लेषण करते हैं। एकदम सही। आज हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के उस बहुप्रतीक्षित मुकाबले की बात कर रहे हैं। दोनों टीमों के कोच एंडी फ्लावर और डैनियल विटोरी ने साफ कह दिया है कि ये एक पूरी तरह से फ्लैट बैटिंग ट्रैक है। बिल्कुल फ्लैट, मतलब बॉलर्स के लिए एक पूरी तरह से कब्रगाह बन चुकी है। हाँ, तो आज हमारा मुख्य सवाल यही है, जब पिच ऐसी हो और 300 रन बनने वाले हों, तो क्या मैच का फैसला सटीक बॉलिंग स्ट्रैटेजी, अर्ली स्विंग और मैचअप से होगा? मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि जब हालात बैटर्स के फेवर में हो, तब आपकी बॉलिंग का एग्जीक्यूशन ही इकलौता हथियार है। मेरी सोच यहाँ थोड़ी अलग है। मुझे लगता है कि हम अभी भी क्रिकेट को 2015 के लेंस से देख रहे हैं। मैं मानती हूँ कि इस मैच में टैक्टिक्स से कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट उस साइकोलॉजिकल डोमिनेंस का होगा जो एसआरएच ने अपने पिछले स्कोर से हासिल किया है। साइकोलॉजिकल डोमिनेंस? हाँ, और साथ ही आज के जेंजी खिलाड़ियों का जो निडर रवैया है ना, वो किसी भी पुरानी बॉलिंग थ्योरी की किताब को फाड़कर फेंक देने के लिए काफी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप उस साइकोलॉजिकल एंगल पर जोर क्यों दे रही हैं, लेकिन यार हमें थोड़ा बेसिक्स और मैकेनिक्स पर वापस आना ही होगा। बेसिक्स T20 में? हाँ यार, हम मार्च और अप्रैल के शुरुआती हफ्तों की बात कर रहे हैं। चिन्नास्वामी में शाम के वक्त हवा में जो थोड़ा मॉइस्चर होता है, वो नई गेंद के साथ एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जब भुवनेश्वर कुमार के हाथ में नई गेंद होती है, तो उनकी रिस्क पोजीशन गेंद को हवा में लेट स्विंग कराती है। लेकिन सिर्फ 1.5 डिग्री के स्विंग से क्या ही फर्क पड़ेगा? अरे वो महज 1.5 डिग्री का लेट अवे स्विंग ना, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे अग्रेसिव बैटर्स के बैट स्पीड मैकेनिक्स को पूरी तरह से तबाह कर देता है। अगर भुवी उन्हें पहले 2 ओवरों में फंसा लेते हैं, तो उनका पूरा गेम प्लान ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। उफ, आपकी ये रिस्ट पोजीशन वाली बात टेक्निकली बहुत साउंड है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अभिषेक शर्मा जैसे जेंजी बैटर्स पिच या हवा को रीड कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? वो करते ही नहीं हैं। वो पुराने स्कूल के बैटर्स नहीं हैं जो पहले 2 ओवर में पिच का मिजाज समझेंगे। उनकी बैट स्विंग पूरी तरह प्रीमेडिटेटेड होती है। अच्छा, मतलब बिना देखे ही मार देंगे? हाँ, अगर गेंद उनके रडार या स्लॉट में है, तो वो स्विंग होने से पहले ही गेंद को स्टैंड्स में भेज चुके होते हैं। आप लेट स्विंग से उनके मैकेनिक्स तबाह करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी क्रीज का इस्तेमाल करके गेंद की लेंथ को ही बदल देते हैं। पर यही तो मैचअप्स काम आते हैं ना। जब कृणाल पांड्या को हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी के सामने लाया जाएगा, तो वो कोई रैंडम मूव नहीं होगा। कृणाल को क्लासन के सामने वो तो खुद सुसाइड होगा। नहीं, सुनिए, कृणाल गेंद की पेस को जिस तरह से वेरी करते हैं और राइट हैंडर्स के पैड्स पर एंगल बनाकर डालते हैं, वो रूम ही नहीं देते हाथ खोलने का। जब हर तरफ रन बरस रहे हों, तब यही माइक्रो टैक्टिक्स डिफरेंस पैदा करती हैं। देखिए, जहां तक हेनरिक क्लासन की बात है, मैं मानती हूं कि पिछले 14-15 महीने उनके लिए बेस्ट नहीं रहे हैं। लेकिन क्लासन डेटा या मैचअप्स के मोहताज नहीं है, वो एक क्राइसिस प्लेयर है। पर डेटा तो सच बोलता है ना? डेटा अपनी जगह है, पर जब एक बैटर की माइंडसेट सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की हो, तो आप क्या करेंगे? आप कृणाल का एंगल उनके पैड्स पर लाएंगे, वो उसी गेंद को बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से मार देंगे। कैलकुलेटेड मैचअप्स यहाँ काम नहीं आते। लेकिन प्री मेडिटेशन ही तो एक अच्छी बॉलिंग के सामने सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अगर बैटर पहले से मन बना चुका है कि उसे मारना है, तो एक स्मार्ट बॉलर उसे फंसा सकता है। और यहीं पर मैं आरसीबी के लिए जोश हेजलवुड की कमी को पॉइंट आउट करना चाहूंगा। हमारे सोर्स मटेरियल में भी ये साफ मेंशन है कि हेजलवुड जैसा टेस्ट मैच बॉलर T20 में इतना लीथल क्यों होता है। हाँ, उनका हार्ड लेंथ। एग्जैक्टली, वो लेंथ जहां से गेंद सीधा बैटर के रिबकेज की तरफ उठती है, वो बायोमैकेनिक्स को पूरी तरह से जाम कर देती है। 140 की स्पीड पर जब गेंद छाती पर आ रही हो, तो आप हाथ नहीं खोल सकते। वो तो है। मैं इसे इस तरह देखता हूं, जब चारों तरफ रनों की बमबारी हो रही हो, तब आप एक नॉर्मल बंदूक से नहीं लड़ सकते। आपको हेजलवुड जैसी एक सटीक स्नाइपर स्ट्राइक की जरूरत होती है। अब सारा दारोमदार भुवनेश्वर पर है, और अगर चूक हुई तो 300 रन दूर नहीं है। स्नाइपर स्ट्राइक, ये उपमा बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन मुझे लगता है आप एक बहुत बुनियादी चीज मिस कर रहे हैं। वो क्या? आप स्नाइपर से किसे मारेंगे? एक को, 2 को? यहाँ सामने पूरी की पूरी फौज खड़ी है। आप हेजलवुड के ना होने की बात कर रहे हैं। जरा एसआरएच के कैंप में भी देखिए, उनके पास भी पैट कमिंस नहीं है। वो तो है।
कमिंस का ना होना एक कैप्टन के रूप में बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, लेकिन एसआरएच ने अपनी टीम का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है कि उन्हें किसी स्नाइपर स्ट्राइक से डर नहीं लगता। उन्होंने हर्षल पटेल और जयदेव उनादकर जैसे विकल्प रखे हैं और सबसे बड़ी बात, उनकी बैटिंग डेप्थ नंबर 11 तक जाती है। नंबर 11 तक बैटिंग होने से ब्लाइंड हिटिंग करके 300 रन थोड़ी बन जाते हैं। जब आपके पास ब्राइडन कार्स और शिवांग कुमार जैसे टैलेंट हों जो नीचे आकर पहले ही गेंद से प्रहार कर सकें, तो शुरुआती विकेट्स का मतलब ही खत्म हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आप हैवीवेट बॉक्सर के खिलाफ जिu-जित्सु का इस्तेमाल कर रहे हों। मैं ये नहीं कह रहा कि एसआरएच की बैटिंग डीप नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन क्रिकेट आज भी एक स्ट्रक्चर्ड गेम है। अगर पावर प्ले के बाद स्पिनर सही इस्तेमाल हो तो गेम बदल सकता है। चिन्नास्वामी जैसे छोटे ग्राउंड पर स्पिनर गेम कंट्रोल करेगा, मतलब प्रैक्टिकली सोचिए। क्यों नहीं कर सकता? अगर कृणाल 10-15 डॉट बॉल्स निकाल दें तो वो जिंजी का निडर रवैया फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। रिदम तोड़ने का ही तो खेल है। यार, आप रिदम तोड़ने की बात कर रहे हैं और थियोरी में ये अच्छा लगता है, लेकिन यहीं पर मेंटल स्कार्स आते हैं। आप सोर्स मटेरियल के वो आंकड़े देखिए। पिछले 2 मुकाबलों में एसआरएच ने आरसीबी के खिलाफ बैंगलोर में 287 रन और लखनऊ में 231 रन बनाए थे। हाँ, वो तो बॉलर्स के लिए एक बुरा